सन 1920 ये वो समय था जब पाकिस्तान का लाहौर नामक शहर हमारे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए कुछ बागी आगे की प्लानिंग करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ हीरा मंडी की गलियों में तवाइफों का एक तरफा राज चलता था। वहां हर रोज ऊंचे घराने के नवाबजादे तवाइफों के साथ बिस्तर गर्म करने आया करते थे। हीरा मंडी में स्थित शाही महल नामक एक आलीशान कोठे की मालकिन रिहाना अपनी दो बहनें मलिका और वहीदा के साथ मिलकर शाही महल में नवाबजादों के मन को बहलाने का काम किया करती थी। एक रात मलिका अपने दूध पीते बेटे के साथ भोरे बेचकर सो रही थी। तभी रिहाना वहां आई और मलिका के बेटे को अपनी गोद में उठाकर महल से बाहर आ गई। महल के बाहर किसी नवाब का नौकर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। रिहाना ने मलिका के बेटे को कुछ पैसों के बदले उस नौकर के हाथों सौंप दिया। इधर मलिका भी नींद से जाग चुकी थी। उसने जब अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अपनी बहन रिहाना से जब मलिका ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो रिहाना ने झूठ बोलने की भी कोशिश नहीं की। उसने मलिका को हीरा मंडी के उसूलों और कुछ नियमों का हवाला देते हुए कहा, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम एक तवाइफ हो। तवाइफों को अपने बेटे को अपने पास रखने की परमिशन नहीं होती। हमने तुम्हारे बेटे को सही जगह भेज दिया है। अगर वो यहाँ रहता तो कल को उसे सब बिन बाप की औलाद बुलाते। क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता? हाँ, अगर तुमने बेटे की जगह एक बेटी को जन्म दिया होता तो आज बेशक वो तुम्हारे पास होती, क्योंकि 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी नथुथराई तुम्हारे हाथों ही तो होनी थी। नथुथराई के दौरान जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तब शाही महल में एक फंक्शन रखा जाता है, जहाँ शहर के सभी नवाब उस 18 वर्ष की कुंवारी लड़की को अपना बनाने के लिए अपनी बोली लगाने आते हैं। नवाब सबसे ऊंची बोली लगाकर उस कुंवारी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद उस लड़की को हमेशा के लिए उसी नवाब के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। हालांकि इस दौरान दोनों का निकाह नहीं होता, बस बिस्तर गर्म करने के लिए नवाब उस लड़की का इस्तेमाल किया करते हैं। मलिका अपने बेटे के बिछड़ने के गम में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसने मन ही मन अपनी बहन यानी कि रिहाना को बर्बाद करके शाही महल की नई मालकिन बनने का प्लान बना लिया। ठीक 25 साल बाद अब मलिका अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रिहाना के मरने के बाद शाही महल पर अब उसका राज था। मलिका की 3 बेटियां भी थी, लज्जो, बीबो और आलमजेब। लज्जो की नथुथराई हो चुकी थी। उसका ज्यादातर वक्त जोरावर नाम के एक नवाब के साथ गुजरता था। जोरावर और लज्जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर क्या एक नवाब किसी तवाइफ से सच्चा प्यार कर सकता है? ये तो हमें आगे चलकर ही पता लगेगा। वैसे बीबो की भी नथुतराई हो चुकी थी, तो वही आलमजेब अब धीरे धीरे 18 वर्ष की दहलीज को बस छूने ही वाली थी। बीबो का ज्यादातर समय अपने नवाब वली साहब के साथ ही गुजरता था, तो दूसरी तरफ आलमजेब बस ख्याली पुलाव बनाने में ही लगी रहती थी। शायरी से तो आलमजेब का एक खास रिश्ता बना हुआ था। वो आगे चलकर एक शायर बनना चाहती थी, पर हीरा मंडी के नियमों के अनुसार मलिका ने उसके 18 वर्ष पूरे होते ही उसे तवाइफ बनाने का प्रोग्राम बना रखा था। एक रोज नवाब बलोच ने अपने यहाँ एक दावत रखी थी। बलोच की माँ कुर्सिया बेगम मलिका की अजीज दोस्तों में से एक थी, इसलिए मलिका आलमजेब को अपने साथ लेकर बलोच की दावत में जाने के लिए तैयार होने लगी। पर आलमजेब उस दावत में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ के सामने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। मलिका ने उसी वक्त आलमजेब को महल में ही रुककर आराम फरमाने के लिए कहा और खुद अकेले ही बलोच की दावत में जाने के लिए तैयार हो गई। बातों ही बातों में मलिका ने आलमजेब से कहा कि आज दावत में मशहूर शायर रियाज साहब भी आने वाले हैं। अगर आलमजेब की तबीयत खराब ना होती तो वो उसे रियाज साहब से आज जरूर मिलवा देती। रियाज साहब का नाम सुनकर आलमजेब की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। हालांकि मलिका के वहां से जाते ही आलमजेब भी चुपके से उस दावत में जाने के लिए निकल गई। आज नवाब बलोच ने अपने बेटे ताजदार के नाम पर दावत रखी थी, जो हाल फिलहाल में विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। रियाज साहब के मुशायरों के बीच ताजदार की मुलाकात आलमजेब से हुई और दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। वहीं कुर्सिया बेगम ने अपने पोते की मुलाकात मलिका से भी करवाई। हालांकि एक तवाइफ से बात करना ताजदार को जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि ताजदार को यह बात पता नहीं थी कि आलमजेब मलिका की ही बेटी है। मलिका भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी की नथुथराई ताजदार के हाथों ही हो, इसीलिए तो वो कुर्सिया बेगम से मिलने आई थी। पर जब ताजदार को यह पता चला कि मलिका उसकी दादी यानी कि कुर्सिया बेगम की एक अजीज दोस्त है, तब उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने उसी वक्त मलिका से माफी भी मांगी।
शाही महल वापस पहुंचते ही मलिका ने आलमजेब को भी धर दबोचा, जो उसी के टमटम के पीछे बैठी थी। उस वक्त तो मलिका ने आलमजेब से कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप महल के अंदर भेज दिया, पर टमटम चलाने वाले इकबाल को अंदर ही अंदर अब घबराहट होने लगी थी। घबराहट के मारे तो आज इकबाल की आंखों से नींद भी गायब थी। तभी महल की नौकरानी साइमा उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई। साइमा और इकबाल एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे, पर शाही महल में यह बात किसी को भी पता नहीं थी। अगले दिन मलिका ने आलमजेब की सारी किताबें जला दी। ये दरअसल आलमजेब की झूठ बोलने की सजा थी। उसने अपनी माँ से झूठ कहा था कि उसकी तबीयत खराब है। मलिका भी यह बात जानती थी और पिछली रात वापस लौटते वक्त उसने आलमजेब को अपने टमटम के पीछे देख भी लिया था। आलमजेब ने अपनी माँ से वादा किया कि वो आगे उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, पर मलिका ने उसकी एक नहीं सुनी और आलमजेब की उस आखिरी किताब को भी आग के हवाले कर डाला, जिसमें आलमजेब खुद अपनी शायरी लिखा करती थी। आलमजेब ने इस बारे में जब बिब्बो को बताया तो बिब्बो उसी वक्त उसे अपने साथ एक किताब की दुकान पर ले गई। वहां उसने आलमजेब से कहा कि उसे जितनी भी किताबें लेनी है वो ले ले, और खुद किताब के दुकानदार से एक किताब लेकर उस दुकान के बाहर आ गई। वो भागते हुए हामिद साहब के पास गई, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ धरना दे रहे बागियों के लीडर थे। वली साहब से बीबो को पता चला था कि आज रैली के दौरान पुलिस कमिश्नर एंडरसन शूट एट साइट का ऑर्डर देने वाला है, इसलिए बिब्बो उस किताब के अंदर एक पिस्तौल छुपाकर हामिद साहब के पास आई थी। दरअसल बिब्बो सबसे नजरें बचाकर बागियों के लीडर हामिद साहब से मिली हुई थी। अपने देश को आजादी दिलाने के लिए वो काफी पहले से अंग्रेजों की हर छोटी बड़ी खबर हामिद साहब को दे रही थी। इधर किताब खाने में आलमजेब की मुलाकात एक बार फिर ताजदार से हुई। ताजदार को उस किताब खाने में किताब ढूंढता हुआ देख आलमजेब ने उसे वहां काम करने वाला एक मुलाजिम समझ लिया। ताजदार के एक इशारे पर किताब खाने के मालिक ने भी अपने मुंह पर चुप्पी साध ली थी। आलमजेब जैसे ही किताबें लेकर उस दुकान से बाहर निकले, धरना दे रहे बागियों और अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। ताजदार उसी वक्त आलमजेब की मदद करने के लिए भागा, पर अंग्रेजों ने उसे भी बागी समझकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। तभी पीछे से हामिद साहब ने उस अंग्रेज को गोली मारकर ताजदार की जान बचा ली। उस दौड़ भाग के दौरान आलमजेब भी ताजदार की नजरों से ओझल हो चुकी थी। हालांकि आलमजेब का रुमाल ताजदार के हाथों लग चुका था। इधर एक रोज जब लज्जो जोरावर से मिलने एक कैफे में पहुंची तो उसने देखा कि जोरावर साहब किसी नवाबजादी के साथ इश्क फरमाने में लगे हुए थे। जोरावर से पूछने पर लज्जो को पता चला कि जल्दी ही सबा नाम की उस नवाबजादी के साथ उसका निकाह होने वाला है। लज्जो, जिसने जोरावर के साथ अपने 7 जन्म जीने के सपने देख रखे थे, चंद पलों में ही उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए। जोरावर ने उन्हीं 100 टुकड़ों को 1000 में तब्दील करते हुए लज्जो से कहा, आप अगर हमारे निकाह में नाचने आएंगी तो हमें बेहद खुशी होगी। लज्जो ने भी अपने आत्मसम्मान को साइड में रखा और जोरावर को खुश करने के लिए उसके निकाह में नाचने पहुंच गई। नाच गाने के दौरान उसने जोरावर को समझाने की बहुत कोशिश की ताकि जोरावर सबा को छोड़कर उससे निकाह कर ले। हालांकि जोरावर ने लज्जो को उसकी असलियत का एहसास दिलाते हुए उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसी वक्त मलिका भी वहां आ गई। मलिका ने वहां मौजूद सभी मेहमानों के सामने जोरावर से कहा, जोरावर, तुम्हें जो अपने नवाब होने का घमंड है उसे आज मैं खत्म किए देती हूँ। तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि जिस हीरा मंडी की तवाइफ पर तुमने हाथ उठाया है, तुम भी उसी हीरा मंडी की एक तवाइफ के पेट से निकले हो। दरअसल आज से 25 साल पहले रिहाना ने मलिका के जिस बेटे को नवाब के हाथों बेचा था, वही बड़ा होकर नवाब जोरावर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जोरावर के पिता कुतुबुद्दीन खुद बाप नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले रिहाना के जरिए मलिका के बेटे को खरीद लिया था और मलिका ही जोरावर की असली माँ थी। इस सच्चाई से जोरावर को रूबरू करवाने के बाद मलिका लज्जो को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। हालांकि जोरावर की जुदाई ने लज्जो के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। उस दुख को लज्जो ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई और शाही महल वापस लौटते वक्त उसने जहर पीकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। लज्जो के जनाजे में फरीदन भी आई हुई थी। फरीदन रिहाना की वो बेटी थी जिसे रिहाना के मरने के बाद मलिका ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में ही किसी कोठे पर बेच दिया था ताकि फरीदन बड़ी होकर कहीं अपना हक मांगने न लग जाए। फरीदन के वापस आने पर मलिका को अब एक अजीब से डर का एहसास होने लगा था। उसे 25 साल पहले की वो रात याद आ गई जब वो रिहाना के पैर दबा रही थी। उस रात रिहाना को कहीं से पता चल गया था कि मलिका और जुल्फिकार साहब का चक्कर चल रहा है, जबकि जुल्फिकार रिहाना के साहब थे। इसलिए रिहाना ने अगले ही दिन मलिका को किसी दूसरे कोठे पर भेजने का फैसला कर लिया था। ये बात जब उसने मलिका को बताई तो मलिका के मन में रिहाना से अपने बेटे का बदला लेने की आग फिर से धधक उठी। उसने रिहाना से कहा कि उसने उसके जिस बेटे को बेच दिया है उसके असली पिता तो खुद जुल्फिकार साहब ही थे। यह सुनते ही रिहाना ने अपना आपा खो दिया। हालांकि इससे पहले वो कुछ कर पाती
मलिका ने एक तकिए से रिहाना का मुंह दबाकर उसे मार डाला। तभी वहां जुल्फिकार साहब भी आ गए। दोनों ने उसी वक्त रिहाना की लाश को बाहर बरामदे में एक दुपट्टे से टांग दिया, ताकि सबको यही लगे कि रिहाना ने खुदकुशी की है। हालांकि उन्हें वो सब करते हुए वहीदा और फरीदन ने देख लिया था, इसलिए अगले ही दिन मलिका ने फरीदन को किसी दूसरे कोठे पर ले जाकर बेच दिया और वहीदा से वादा किया कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो ख्वाबगाह उसके हवाले कर देगी। ख्वाबगाह शाही महल के बिल्कुल बगल में मौजूद एक दूसरा महल था। लालच में आकर वहीदा ने भी चुप्पी साध ली और जुल्फिकार साहब ने पैसों की मदद से रिहाना के उस केस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब वहीदा ख्वाबगाह के कागज पर मलिका के दस्तखत लेने पहुंची तो मलिका ने उसे टालना शुरू कर दिया। इस पर वहीदा ने मलिका को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने ख्वाबगाह उसके नाम नहीं किया तो वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगी। यह सुनते ही बगल में आराम फरमा रहे जुल्फिकार साहब बौखला उठे और उन्होंने कलम से वहीदा के चेहरे पर वार कर दिया। उस दिन जुल्फिकार के हाथों दिए उस जख्म के निशान आज 25 साल बाद भी वहीदा के चेहरे पर बिल्कुल हरे दिखाई देते थे। खैर, आज 25 साल बाद आखिरकार मलिका ने वो ख्वाबगाह अपनी बहन वहीदा के नाम कर दिया, पर सिर्फ एक दिन के लिए। अगले ही दिन उसने उस ख्वाबगाह को उसी नवाब की बीवी को सौंप दिया जिससे 25 साल पहले रिहाना ने हड़पा था। दरअसल मलिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फरीदन अब वापस लौट आई थी। आज नहीं तो कल वो ख्वाबगाह के ऊपर अपना हक जरूर जमाती। हालांकि मलिका के इसी किए की वजह से अब वहीदा के दिल में भी अपनी बहन के लिए नफरत की आग धधकने लगी। हालांकि इधर शाम होते होते उस नवाब की बीवी से फरीदन ने उस ख्वाबगाह को खरीद दिया और अपनी मलिका खाला के शाही महल के ठीक बगल में आकर रहने लगी। अगली सुबह हीरा मंडी का उस्ताद फरीदन को नए महल की मुबारकबाद देने उसके पास आया। उस्ताद नवाबों और अंग्रेजों को हीरा मंडी की तवाइफों के पास ले जाने का काम किया करता था। फरीदन के पूछने पर उस्ताद ने उसे नए एसपी कार्टराइट के बारे में बताया, जो एक दिन मलिका को अपने महफिल में इनवाइट करने उससे मिलने आया था। हालांकि मलिका ने उसके महफिल में जाने से मना कर दिया था और उसी दिन से कार्टराइट मलिका से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में लगा हुआ था। एक दिन आलमजेब साइमा को साथ लिए उसी किताब खाने में पहुंची जहां उसकी मुलाकात ताजदार से हुई थी। उस वक्त उस किताब खाने का मालिक दरवाजे पर ताला लटकाकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी आलमजेब ने उससे उसके उस मुलाजिम के बारे में पूछा। तब उस किताब खाने के मालिक ने आलमजेब को ताजदार की सच्चाई बताते हुए कहा कि ताजदार उसके यहाँ काम करने वाला कोई मुलाजिम नहीं बल्कि एक नवाबजादे है। इधर ताजदार हामिद साहब की सभा में अंग्रेजों से अपने देश को आजादी दिलाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि हामिद साहब ताजदार को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते थे क्योंकि शहर के ज्यादातर नवाब अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे। उन्हें ताजदार पर जरा भी भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आलमजेब को बिब्बो से यह बात पता चली कि आज वो वली साहब के साथ एक महफिल में जा रही है। आलमजेब को लगा कि जरूर ताजदार भी उसी महफिल में आने वाला होगा, आखिर नवाब तो महफिलों में ही रहा करते हैं। यही सोचकर आलमजेब बिब्बो के साथ वली साहब की महफिल में जाने के लिए निकल पड़ी। शाम की उस महफिल में फरीदन भी उस्ताद के साथ आई हुई थी, पर आज फरीदन किस पर अपनी बिजली गिराने आई थी और क्या आलमजेब की मुलाकात दोबारा ताजदार से हो पाएगी, इसका पता तो इस सीरीज के अगले एपिसोड में ही लगेगा। वैसे क्या आप इस सीरीज के अगले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस भी जरूर देखें। सी यू सून।